Hello everyone. This is day number 20 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are starting with an arithmetic topic which is percentage. Percentage पे बात करेंगे, basic conversions पे बात करेंगे, how do you convert percentage to fraction, all of this, and with that we'll try to look at expected questions as well. So here we are exactly at the 20th lecture. So previously we have done lectures on 1 to day number 19. अगर यहाँ पे कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप कनेक्ट करो और इन सारी चीजों को क्लियर करो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग फॉरवर्ड जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं जैसे डेटा सफिशिएंसी रेशियो सिलोलिज्म डेटा सफिशिएंसी 2 डेटा सफिशिएंसी 3 दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स because these are based on the common trend. Now, discussed so many times कि with the collective 30 days of lecture plan जिससे टॉपिक वाइज आप चीजों को समझते हैं. आप अगर PYQ स्पेसिफिक इस प्लेलिस्ट पे जाते हो जहां पे वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी PYQ राइट फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ सीसेट बहुत अच्छी हो जाएगी. दिस इज आवर प्रेडिक्शन फॉर द प्रीवियस ईयर. We have done 35-37 questions out of 53 or 51 questions in the previous 2 years. आप उसको देख सकते हो. This is one of the prediction video with proof जो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. Now you can join our Telegram channel just in case you don't want to miss out on any important notification from our end. Moving on, we have these courses for 2027 students. For anybody appearing for 2026, the only course that we have right now is the test series program, which consists of 10 full length tests, purely exam pattern based plus PYQ. So this is the best that you can do right now. Here the enrollments have stopped for this year. For the upcoming year, आप मेरे साथ connect कर सकते हो on this number for your enrollment. Now let's start with the basic understanding of percentage. क्या होता है? जैसे ब्रीफली अगर मैं बात करूं तो इट इज P% ब्रोकन डाउन एज P by 100. ये परसेंटेज का सिंबल हटाओगे यू विल राइट इट एज P by 100. बट टेल मी, अगर मैं किसी चीज को टोटल डिनोट करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मैं क्या बोलूंगा? आई विल से यू आर गिविंग योर 100%. गिव्स यू एन आइडिया दैट आई एम रेफरिंग टू टोटल ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज के कंप्लीटनेस पे अगर बात करेंगे परसेंटेज पे, द वैल्यू दैट वी लुक एट इज बेसिकली 100%. और इसी चीज को अगर मैं फ्रैक्शन पे बात करूं तो आई विल से 5 parts out of 5 parts which is 1, 3 parts out of 3 parts which is again 1. तो कंप्लीटनेस या टोटलनेस या होलनेस ऑफ एनीथिंग पे अगर मैं बात करूं इन फ्रैक्शन, दिस वैल्यू इज सिंपली 1. ये दोनों ही होलनेस को डिनोट कर रही है, तो यहां पे इक्वल टू का सिंबल आएगा. और यही है, अगर आप 100% को ब्रेक करोगे तो यू विल राइट 100% एज 100 upon 100, which will be broken down as 1 upon 1 or simply 1, which is the equivalent here. तो ये परसेंटेज और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे बात कर रहे हैं अपने लोग. जैसे इफ आई राइट 50%, तो आप क्या बोलोगे? 50% इज नथिंग बट हाफ ऑफ दिस. तो इसका हाफ कर दो, डिवाइड दिस बाई 2 एंड दैट्स द रिजल्ट. अगर मैं 25% बोलूं तो 25% आप कैसे बोलोगे? डिवाइड दिस बाई 4, सो डिवाइड दिस बाई 4, सो 1 upon 4. ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज. तो देयर आर सर्टेन फ्रैक्शनल वैल्यूज व्हिच यू शुड मेमोराइज. अब उसको मेमोराइज करने का तरीका विल ट्राई टू डिस्कस राइट नाउ. ध्यान देना. जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट इज 1/2 into 100, सो यू वुड से इट इज 50%. व्हाट इज हाफ ऑफ 50%? इसको हाफ करोगे ये 25% होगा, और इसे हाफ करो ये 1/4 होगा. So 1/4 into 100, this is 25%. Now let's do the half of 25, which is 12.5. Half of 1/4, which is 1/8. Half of 12.5 is 6.25%. And half of 1/8 is basically 1/16. क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हैं? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये. यू ऑलरेडी नो दिस. मतलब ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा. If I ask you 50% of any number, I say 50% of 70 boys. तो आपके ध्यान में ये चल रहा है कि 50% का मतलब ही होता है 1/2. So 1/2 of 70 will give you 35 as your result. हाँ या ना? जैसे 100% of 70 is exactly 70. उसी तरीके से if I ask you these values
तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि 12.5% ऑफ एनी नंबर is actually 1/8 of it. For example, if I ask you what is 50% of 40, तो आप बोलोगे 50% of 40 is simply half of this, which is 20. Done. But if I ask you what is 12.5% of 40, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 12.5% is nothing but 1/8. 1/8 of 40 is basically 5. ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? तो यहाँ पे अगर आपको ये वैल्यू ध्यान में, जो कि आपको है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं ध्यान में, यू जस्ट टेक हाफ, यू डिवाइड it by 2, divide it by 2, keep on dividing it by 2 and you get your respective results. Clear है? So keep on dividing this by 2, you would be getting your respective responses. Now this is one scenario. ठीक है, जैसे 1/2, ये कुछ रिपीटेड वैल्यूज हैं। ये जितने मैं वैल्यूज अभी आपको करवा रहा हूं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेटेड हैं किसी ना किसी चीज से। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि व्हाट इज 5/4 into 100, तो क्या आप इसे ऐसे देख सकते हो, इट इज नथिंग बट 4/4 plus 1/4. 5/4 is simply 4/4 plus 1/4. 4/4 is basically 1. 1 will give you the percentage value as 100%. 1/4 is basically 25%. So collectively ये बन जाएगा 125%. Yes or no? क्लियर है? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है क्या? सिमिलरली इफ आई आस्क यू व्हाट इज 3/4 into 100, तो आप बोलोगे इट इज नथिंग बट 4/4 minus 1/4. 4/4 is 100%. 1/4 is 25%. So let's subtract, we get 75%. That's the idea behind this. ये conversions clear हैं क्या आपको? Follow कर पा रहे हो? चलो, let's do one more. Maybe 1/3 into 100. Let's do this quickly. आपको पता है this is 33.33%. Now, what if I take the half of this? इसका half करोगे तो 6 parts हो जाएंगे, और इसका हाफ करोगे ये 16.66% और 67%. Let's do the half of this, so this would be 1/12. 1/12 into 100 is 8.33%. Now again 1/12 का half is 1/24. इसका half करोगे this would be 4.16%. Now if I want to go ahead with this, तो बहुत सारे simplification का part है, but we need to stick ourselves to the CSAT specific, simplification. These are all important. इससे ज्यादा कुछ और चीजें हैं जिन पे आप काम कर लो, जैसे आप लिखो 1/9 into 100 is 11.11%. 2/9 into 100 is 22.22%. 3/9 into 100 is basically 33.33%. Now, if I ask you what is 1/11 into 100, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए 9.09%. 2/11 into 100 is basically 18.18%. 3/11 into 100 is basically 27.27%. अब क्या आपको कोई कनेक्ट, कोई आइडिया, कोई लॉजिक समझ में आ रहा है इन दो केसेस पे? When the denominator is 9 and when the denominator is 11, can you come up with a common connect here? ध्यान से देखना. Whenever the denominator is 9, it follows the table of 11. So 11 into 1, 11 into 2, 11 into 3. Next, 4/9, since the denominator is 9, it will follow the table of 11, and 11 into 4 is 44.44. तो अगर denominator 11 है, it should follow the table of 9. 9 into 1, 9 into 2, 9 into 3, and let's say 4/11. Since the denominator is 11, it will follow the table of 9. 9 4s are 36.36%. अब इसी चीज को आप कैसे और देख सकते हो? You can remember this as the rule of 9 versus 11. 9 2 11 होना. If the denominator is 9, it follows the table of 11. If the denominator is 11, it follows the table of 9. ऐसे और भी simplification की चीजें हैं, but what I feel कि आपके CSAT specific syllabus के लिए दिस इज इनफ. मतलब कुछ और चीजें, बट दिस, ये तो करना ही है, ये तो कर लो. इससे चीजें आसान हो जाती हैं आपके लिए. आप अब क्वेश्चंस को ध्यान में रख सकते हो, चीजों पे स्टार्ट कर सकते हो. बट बिफोर दैट वी नीड टू डिस्कस एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर. जैसे
क्या है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जरा एक बार उस पर नजर डालते हैं, ध्यान देना। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली कि व्हाट इज a% of b and we have certain values for a and b, let's suppose a is scoring 80 marks, b is another student in the same class scoring 120 marks, ठीक है, these are two students scoring 80 and 120 marks. Then we have question number 1, what percentage of a is b, and the question, what percentage of b is a. सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, आप एक बार खुद से ट्राई करो और मुझे कमेंट करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द बेस फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन। एनी परसेंटेज कैलकुलेशन इज आइडियली अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। कोई भी एक फ्रैक्शन बोलो जो आपके नजर में, जैसे 1/2 इज अ फ्रैक्शन, 1/2 बोला आपने, इंटू 100 करो, क्या रिजल्ट आएगा, 50%। तो ये 1 और 2 क्या है, फ्रैक्शन का पार्ट है, दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर, so numerator upon denominator into 100 will give you 50%. so this is one common thing that we follow for every percentage calculation. अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने आपको दो सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या रिजल्ट आ रहा है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाय हाउ मच परसेंटेज इज ए लेस देन बी, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बिकॉज इट इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्डिंग, कि आपके लेटेंटली आपको क्या चीजें पता है, आप उसको सामने रखो एंड ओनली देन वी कैन डिस्कस थिंग्स कि हाँ ये चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे देखो, देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स that gives us an idea of identifying the denominator of any percentage calculation. For example, what percentage of, तो ये कीवर्ड क्या है, ऑफ, ऑफ के बाद जो भी आएगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए था, डिनोमिनेटर क्या बन गया, ए की वैल्यू क्या गिवन है 80 इंटू 100, बिकॉज ये 100 तो कांस्टेंट है, इज बी, तो डेफिनेटली बी जो है हमारा वो ऊपर चला जाएगा, बी की वैल्यू क्या है 120। अब जरा आप इसे सॉल्व कर लो, सो इट विल गो 40 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, ये बन गया 150%। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए, तो डिनोमिनेटर पे बी आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा और ऊपर पे क्या आ जाएगा ए, सॉल्व करोगे क्या आएगा 80 बाई 120 इंटू 100, 2/3, 1/3 इज 33, 2/3 इज 66.66%। और एक बार जरा चेक करो, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, ए 80 पे है, बी 120 पे है, और ए का अगर मैं डबल करूं तो वो 160 होगा, और ए का अगर मैं हाफ करूं वो 40 होगा, 80 प्लस 40 इज 120। सो ए, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, सो बी इज 150% ऑफ ए। अगर दोनों के वैल्यू सेम होते, ये भी 100, ये 120, ये भी 120, तो ए, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, बी इज 100% ऑफ ए। यहां पे ध्यान दो, यहां पे कीवर्ड है देन, anything written after than becomes the base, so base is b into 100। अब पूरे लाइन को पढ़ो, what percentage is a less than b, so a less b, a कितना कम है b से, a is at 80, b is at 120, 40 less, b is at 120 into 100, so this is 1/3, 1/3 is 33.33%। ये आप क्या सीख रहे हो, दिस इज वेयर यू ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज फॉर्मुलेशन फॉर एनी गिवन क्वेश्चन। आपसे अगर वो पूछ रहा है कि परसेंटेज बताओ क्या होगा, परसेंटेज बताओ क्या होगा, परसेंटेज बताओ क्या होगा, तो आप कुछ कीवर्ड्स के पीछे भागोगे। व्हाट आर दोस कीवर्ड्स, दीज कीवर्ड्स आर ऑन, ऑफ, देन, फ्रॉम, टू, with respect to, as compared to, and upon. So these keywords generally give us the idea कि anything written exactly after these keywords should become the denominator of our percentage calculation। कि मैं किससे कंपेयर करके आपको बताने को बोल रहा हूं,
So anything that you see exactly after these keywords will become the base or the denominator of your actual percentage calculation. So this is concept number 1. The concept number 2 is simple कि आप कभी भी अननोन क्वांटिटी देख रहे हो तो आप उसे 100 के मल्टीपल पे अज्यूम करोगे, ठीक है? दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 2. ओके, let's look at this question. If the price of an article is decreased by 20% and then the new price is increased by 25%, what is the net change in the price? आपके पास परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है. डू यू नो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल? क्या प्राइस गिवन है क्वेश्चन पे? नहीं गिवन है, तो विल हैव टू अज्यूम. सो लेट द प्राइस बी एक्स या वाई या जेड, कुछ भी ले सकते हो, बट ऐसा मत करना. फॉर परसेंटेज स्पेसिफिक क्वेश्चन डोंट डू दिस. मतलब डोंट अज्यूम द अननोन क्वांटिटी एज ओनली अ वेरिएबल. Any percentage value would be, let's say 20%. So 20% is 20 by 100. अगर x अज्यूम करोगे तो x यहाँ पे आएगा और ये डिनोमिनेटर पे 100 रह जाएगा. अगेन 25% पे भी सेम होगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 100. तो बेटर क्या है? You assume the unknown quantity as a multiple of 100. So you can assume it as 100n, where n is a variable, 100 is a constant. क्या important concept है कि assume the unknown quantity in percentage questions as a multiple of 100. This will help you in easy calculation. The price of an article is decreased by 20. So decrease कितने का हो रहा है जल्दी बताओ? 20% of 100n. अब देखो ये कितना सिंपल है, यहाँ पे लिखने की बात नहीं है. 20% का मतलब 20 by 100 into 100n. ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 20% अगर मैं बोलूँ, आप डायरेक्टली बोलोगे 20n. तो ये लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है. डिक्रीमेंट 20% ऑफ 100n विच इज 20n. 20n इससे डिक्रीज कर दो. व्हाट इज द डिक्रीज्ड प्राइस? 100 minus 20 विच इज 80n. अब मेरा जो नया प्राइस है वो चेंज हुआ है, 80n पे है. इसको मैंने 25% से इंक्रीज किया है. सो इंक्रीमेंट कितने की हो रही है? 25% of 80n. Let's do this quickly. 25 by 100 into 80n. So this will give me 4. This will give me 20. 20n का increment. So what is the increased value or increased price? 80n plus 20n, which will give me 100n. तो आपने देखा कि you started with the price being 100 और उसके बाद आपने इंक्रीमेंट करा, डिक्रीमेंट करा, फिर भी रिजल्ट क्या आ गया? 100n आ गया. सो व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस? 0% चेंज. कोई चेंज हुआ ही नहीं. इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल केस. ये बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे तो चेंजेस हमने डिफरेंट वैल्यूज पे करी है. यस, बट वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज. यहाँ पे मैंने 20% ऑफ 100n लिया, यहाँ पे मैंने 25% ऑफ 80n लिया है. देयरफॉर दिस इज हैपनिंग. This is a question based on the concept of successive change. We have another question. It may look scary कि बहुत सारा डेटा है, but trust me, this is one of the easiest questions. ठीक है? I'm not sure if this is visible to you. देखो अभी visible है क्या? Give me a confirmation. ध्यान देना. A shop owner offers the following discount options on an article to the customer. Successive discounts of 10% and 20% and then pay a tax of 10%. Okay. Then successive discounts of 20 and 10 and then pay a service tax of 10. तो ये देखो ये नेट चेंज का कॉन्सेप्ट है. वो क्या कहता है कि आप चेंजेस कर लो ब्रैकेट में और मुझे बताओ फाइनली क्या रिजल्ट आया. तो अगर आप एक बारी किसी भी आर्टिकल को 10% से डिक्रीज करते हो, उसको वापस से 20% से डिक्रीज करते हो, जो भी फाइनल अमाउंट हुआ, और उस रिमेनिंग अमाउंट को आप 10% से इंक्रीज करते हो. क्यों? बिकॉज यू आर पेइंग अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%. दिस विल इंक्रीज योर बिल वैल्यू. सो प्लस 10. इसका एक रिजल्ट आएगा. लेट्स कॉल इट आर. अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल कॉल इट आर. लेट्स लुक एट द सेकेंड सिनारियो. -20, -10, देन +10. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्टली आर के बराबर होगा? यस और नो? क्या इसका भी रिजल्ट आर के बराबर होगा? आप चेक करना चाहो आप चेक कर लो. सिंपल रखते हैं चीजों को. 100n मैंने लिखा. 10% का डिक्रीमेंट मतलब 10 माइनस करो 90.
20% का डिक्रीमेंट मतलब इसका 20% इज बेसिकली 9 एंड 9 18, सब्ट्रैक्ट कर दो 18 तो ये 72n पे आ गया। 72n पे 10% ऐड कर दो तो 7.2 ऐड करोगे, इट विल बिकम 79.2n। ये फाइनली बन गया, क्या बन गया ये 100n इन चेंजेस के बाद बन गया 72.9। सेकंड पे चेक करते हैं, 100n वैल्यू है मेरे पास, उसको मैंने 20% से डिक्रीमेंट किया तो वो 80n बन गया, और इस 80n को 10% से डिक्रीज किया तो अब ये -8% होगा। इसका 10% इज बेसिकली 8n, सो दिस विल बी 72n, और इस पे 10% का टैक्स इज 79.2n। अगेन सेम रिजल्ट। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर दूं कि यहाँ पे भी R ही होगा, और मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, बट मैं इन चीज़ों को ना नेट चेंज के कॉन्सेप्ट से देख रहा हूँ। द नेट चेंज कॉन्सेप्ट स्टेट्स कि वेदर when you deal with the same values, जैसे यहाँ पे अगर आप वैल्यूज कंपेयर करो तो यहाँ पे भी 10 आ रहा है माइनस, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी +10, यहाँ पे भी +10, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, द ऑर्डर इन विच यू आर डूइंग द कैलकुलेशन, कि पहले 10 किया फिर 20 किया फिर प्लस किया, या फिर पहले +10 किया फिर 20 किया फिर 10 माइनस किया, इट विल नॉट अफेक्ट। नेट चेंज मीन्स यू डू दीज चेंजेस एंड टेल मी द रिजल्ट। The result will be same when we are dealing with same values. So these two scenarios are exactly same. Third scenario, +10 -20 -10। अब एक बार आप चेक करो, इसको अगर मैं ब्रैकेट के अंदर कर दूं, इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो भी R ही होगा। क्यों ऐसा होगा? You do the changes, you tell me the result, the order in which we proceed with the calculation will not affect। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, द ऑर्डर, द सीक्वेंस इन विच वी डू द कैलकुलेशन विल नॉट अफेक्ट आवर कैलकुलेशन इफ द वैल्यूज आर सेम। जैसे देखो प्लस का 10 एवरीवेयर, प्लस का 10 प्लस का 10 प्लस का 10, माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 10, -20 -20 -20, so these are same values, so all three are the same। So I will not solve this. I will not solve this in exam. I will not waste my time by taking out the value जो calculation मैंने करा. I'll use the concept of net change and try to look at these problems. I'll say all the options are equally good for the customer. Option D in no time. Clear है? तो concept अगर आपका clear है तो आप ऐसे questions में फंसोगे नहीं. That is what it is. Moving on. Two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than a third number z. देखो यहाँ पे I don't have the values of any of these numbers. I don't have the value of a, I don't have the value of y, I don't have the value of z. I need to assume something. मैं कौन से ऐसे वैल्यू को अज्यूम करूं जिससे मैं बाकी के वैल्यूज को भी फिगर आउट कर लूं? तो आई नो द पिवटल नंबर हियर इज z, बिकॉज इससे x और y रिलेटेड है। तो लेट्स अज्यूम z be 100n, x is 20% less than this। 20% इसका क्या होगा? 20% of 100 is basically 20n। so x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100n minus 20n which is 80n। y की वैल्यू क्या होगी? 28% less, so 100 minus 28 is 72n। Bingo, we have all the three values with us. Now let's look at this question of percentage। By what percentage is the number y less than the number x? आपको अगर याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे percentage calculation, fraction, numerator, denominator, focus on these keywords। Anything written after these keywords will become the base or the denominator, on, off, than, from, to, with respect to, as compared to, upon, ये सारी चीजें। अब जरा इस पे आ जाओ, क्वेश्चन पे देखते हैं। than के बाद क्या आ रहा है? नंबर x। so for our numerator upon denominator, x will come here into 100, y less than x, so y less than x। चलो सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू क्या है? 72, x की वैल्यू क्या है? 80। ये कितना लेस है? तो ये 8n लेस है। x की वैल्यू क्या है? 80n इंटू 100। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इन सारे मेथड्स को फॉलो करो बस आराम से। 10% इज योर रिजल्ट, ऑप्शन बी। अब बताओ क्या ये बहुत डिफिकल्ट है?
क्या ये उसी फॉर्मेट पे नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट विद द पिवटल पॉइंट? जरा सा सोचना है कि मैं किसको अज्यूम करूं 100n, जिससे मेरे बाकी के एलिमेंट्स भी फिगर आउट हो जाए इन द सेम क्वेश्चन. इन दिस प्लीज कमेंट कि मैं किसको अज्यूम करूं. P's salary is 20% lower than Q's salary, which is 20% lower than our salary. By how much percent is our salary more than P's salary? मुझे किसको अज्यूम करना चाहिए, ये आप मुझे बताओ क्विकली. क्या मैं यहाँ पे अज्यूम ऐसे कर सकता हूँ कि लेट P's salary is 20% lower than Q, तो Q को अज्यूम कर सकता हूँ Q's salary is 20% lower than R. So let R be 100n. Q क्या हो जाएगा? Q's salary is 20% lower than R. लोअर है तो 80n हो जाएगा. P की वैल्यू क्या होगी? 20% लोअर देन Q. सो 20 बाई 100 ऑफ Q. Q इज 80. सॉल्व करते हैं जरा इसे. अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं सो इट विल गो वन टाइम एंड देन वी हैव 16. सो 16n अगर मैं इससे हटा दूं इट विल बी 64n. ये बात समझ में आ रही है? 100, 80, 64n. क्लियर है? मेरे पास सारे वैल्यूज आ गए. अब आप इस क्वेश्चन को रीड करो. बाय हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी. मोर देन के बाद क्या आ रहा है? पी. सो पी नीचे आ गया इनटू 100. आर सैलरी मोर देन पी. सो आर मोर पी. आर कितना ज्यादा है चेक करके बताओ. आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो आर इज बेसिकली 36n मोर देन पी. पी की वैल्यू क्या है? 64n into 100. Let's simplify this quickly. देखो n और n एलिमिनेट हो गए. अगर मैं इसको 4 से एलिमिनेट करूं तो 4 से एलिमिनेट करोगे ये 9 टाइम्स, 4 से एलिमिनेट करोगे ये 1 और 6 16 टाइम्स. तो 9 by 16 into 100 विच इज 900 by 16. सॉल्व कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा. वन सिनारियो, इनमें से कुछ होगा, सिंपली स्टार्ट करो सॉल्व करना. या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, इट इज 9/6. देखो आपका आंसर आ चुका है, बट मैं बोल रहा हूं क्या मैं 9/16 को ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज नथिंग बट 8/16 प्लस 1/16. 8/16 प्लस 1/16. 8/16 इज सिंपली 50%. और 1/16 क्या होता है? अगर आपको याद होगा कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. ये 50%, 25%, 12.5%, 6.25%. तो ये क्या आ जाएगा? 6.25%. ऐड कर दो इन दोनों को, क्या बन जाएगा? 56.25%. ऑप्शन बी. या फिर अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, डोंट वरी. ये नहीं भी समझ में आ रहा है, आप यहां से तो सॉल्व कर सकते हो ना. जस्ट ट्राई टू गेट द फर्स्ट वैल्यू. 5 टाइम्स में ये जाएगा 80 पे, फिर आपके पास 100 होगा, उसके बाद वापस से ये जाएगा. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है. मूविंग ऑन. Let's do this based on the similar concept. This is a question from the year 2024. A person buys 3 articles P, Q and R for P plus Q plus R is 3330. If P costs 25% more than R and R costs 20% more than Q, तो आप किसको अज्यूम करोगे? आप बोलोगे let Q be 100n. R cost 20% more than Q, so R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120n. P की वैल्यू क्या हो जाएगी? P cost 25% more than R, so 25/100 of R which is 120. Simplify करते हैं, 4 times 30. So 120 plus 30 is basically 150n. You have all the 3 results with you. Add करो इन सबको, इन सबका टोटल ही तो आना चाहिए 3330. Let's add them up. इन सबको मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 370. तो let's do this. 370n is equal to 3330. n is equal to 3330 upon 370. अब आप अगर डिविजिबिलिटी रूल याद करोगे तो मैंने आपको बताया था रूल ऑफ 37. 37 के लिए क्या था कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ट्रिपल आर, या फिर अगर 111 है इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये 37 इंटू 3 होता है, हाँ या ना? आई नो वी हैव 333. 333 इज बेसिकली 111 इंटू 3 और नीचे क्या है? 37.
तो 37 यहाँ पे 111 को मैं देख सकता हूँ 37 इंटू 3, तो ये 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 9। और ये तो मैं देखो आपको बस ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे आपको सिंप्लीफाई करना है कि 333 डिवाइडेड बाय 37, नॉर्मल कैलकुलेशन करो और बताओ कितनी बार में एलिमिनेट होगा, तो 9 टाइम्स में एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब n की जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ गई। अगर n की वैल्यू 9 है, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर p? p की वैल्यू क्या है? 150n और 150 इंटू 9, 150 इंटू 10 इज 1500, 1500 में से एक 150 माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 1350। ये देखने का तरीका है। सिंस वी आर डीलिंग विद अरिथमेटिक टॉपिक्स, तो मैं जानबूझ के आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स जो बेसिक कैलकुलेशन में हेल्प करती है उनको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये पार्ट लिखा तो आप इससे n की वैल्यू फिगर आउट नहीं कर पाओगे एज 9, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वी हैव अ वैल्यू विच इज 37 और उसके टॉप पे वी हैव अ वैल्यू विच इज इन द फॉर्म ऑफ RRR, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो वो रिपीटेशन भी हो जाए, आपका वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाए। मूविंग ऑन, a number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? So अगर मैं नंबर को मान लेता हूं कुछ भी, let's say the number is 100n, mistakenly divided by 4, तो मिस्टेक क्या हो गया कि 100n by 4 which is 25n, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो करेक्टेड वैल्यू क्या होगी 100n into 4 which is 400n. What is the percentage change? Change upon original into 100. Change कितने का होगा 400 minus 25 375 upon 400 into 100. अब आप जरा इसे सिंप्लीफाई करो और मुझे बताओ इनमें से क्या रिजल्ट आ रहा है। इसको देखने के और भी तरीके हैं, आप ऑप्शन ABCD में से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रिजल्ट आएगा। यू नो द प्रोसेस, आई हैव गिवन यू द प्रोसेस। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि लेट द नंबर बी 4, तो अगर मिस्टेक हुआ, मिस्टेक क्या हुआ 4 से डिवाइड हो गया, तो अब ये नंबर 1 हो गया। करेक्ट क्या होना चाहिए था 4 इंटू 4 होना चाहिए था, तो ये नंबर 16 होना चाहिए था। अगर परसेंटेज चेंज निकालोगे तो 16 माइनस 1 15 बाई 16 इंटू 100, तो 15 बाई 16 का ये मतलब है कि इट इज 16 बाई 16 माइनस 1 बाई 16। 16 बाई 16 की वैल्यू होती है 100%, 1 बाई 16 की वैल्यू होती है 6.25%, तो ये बन जाएगा 93.75%। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट फिट। तो देखने के तरीके बहुत सारे हैं, आप किसी एक ऐसी चीज पे काम करो जो आप हर जगह यूज कर पाओ और उसी चीज को बिल्ड करो। मूविंग ऑन, A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? Okay. If B is placed on top of A, तो अगर मान लो ये A है और जैसे मैं B को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, the weight increases by 60%. इसका क्या मतलब है कि अगर ये 100n है तो ये डेफिनेटली 60n होगा, तभी तो वेट इसका इस पूरी चीज का 60% से इंक्रीज करेगा, तभी तो वेट 160n होगा टोटल। बाय हाउ मच विल द वेट रिड्यूस विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप। तो ऐसे क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू के बाद क्या आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, सो ए एंड बी इज एट द बॉटम इनटू 100। बी इज रिमूव्ड, बी अगर रिमूव करोगे, बी रिमूव्ड, तो बी रिमूव करने से कितना रिमूव कर रहे हो 60n, डिनोमिनेटर पे क्या है 160n इंटू 100। लेट्स सॉल्व, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 8, ये बन गया 3/8 इंटू 100। क्या मैं 3/8 को ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 4/8 माइनस 1/8। व्हाट इज 4/8? 4/8 इज नथिंग बट 50% माइनस 1/8 क्या होता है, 1/2 50 होता है, 1/4 25 होता है, 1/8 क्या होता है 12.5, so 12.5% which will give me 37.5%।
ऑप्शन डी। तो आप देख रहे हो जितने भी कैलकुलेशंस हमने किए थे 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 या फिर 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/9, 1/11, ये सारे वैल्यूज कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। और ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ये आपको सीखना चाहिए, ये बहुत हेल्पफुल है। मूविंग ऑन, क्या आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं? कैन यू गिव दिस अ ट्राई? सिमिलर नोट पे 70% ऑफ x इज एडेड टू अनदर नंबर y, द सम बिकम्स 165% ऑफ y। ओके, एक इक्वेशन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन पे काम करेंगे। क्या बोल रहा है? 70% ऑफ x when added to another number y, this will become 165% of y। अब क्या मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ, 70% का मतलब होगा 70/100 विच विल गिव मी 0.7 होगा क्या? तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँ क्या? 0.7x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 165% का मतलब होगा 165/100 विच इज 1.65y। आपके पास यहाँ पे y है, आपके पास यहाँ पे y है, इस y को उस तरफ लेके जाओ तो इट वुड बी 0.7x इज इक्वल टू 1.65y माइनस 1y। देखो y के बगल में कुछ भी नहीं है तो वो 1 है, ये ध्यान में रखना। 1.65 माइनस 1 इज बेसिकली 0.65y और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.7x। अब आपको x और y के टर्म में एक रिजल्ट मिलेगा, दिस इज 0.65 अपॉन 0.7। लेट्स कीप इट टू दिस, इसको यहीं पे छोड़ दो। अब जरा सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। 60% ऑफ x, 60% ऑफ x is added to z and this becomes 165% of z। अगेन कैन आई यूज दिस सिंपल ट्रिक? 60% का मतलब हो जाएगा 0.6x प्लस z, दिस विल बी 1.65z। और कैन आई राइट 0.6x इज इक्वल टू 1.65 माइनस 1 इज 0.65z और x बाई z इज इक्वल टू 0.65 अपॉन 0.6। ये भी एक रिजल्ट आ रहा है। इन दो रिजल्ट्स में क्या कॉमन है? द कॉमन इज x, और x की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 0.65। x की क्या वैल्यू है यहाँ पे? 0.65। बिंगो, वी हैव द रिजल्ट ऑफ x विच इज 0.65। इससे बड़ा क्या है? 0.7, तो y इज 0.7, इससे बड़ा है। 0.6 ऑब्वियसली इससे छोटा है विच इज z, सो z इज 0.6, तो x इज ग्रेटर देन z and y is greater than x, z being the smallest, x is greater than z and y is greater than x। ऑप्शन A is your correct fit। ये कैलकुलेटिव लग रहा होगा बट आप अगर इसको देखोगे दिस इज मतलब ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक जो भी हमने किया है, हाँ या ना? आपको बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से उस पर काम करना है। दो इक्वेशंस बन रहे हैं, उनको सॉल्व कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। पास फेल क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज समझना। मैं बोल रहा हूं दिस इज योर टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 100n। ये 100n का ही कोई पार्ट होगा ना पासिंग मार्क्स। टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स इज दिस 100n, इसका ही कोई परसेंटेज वैल्यू होगा पासिंग मार्क्स, शायद 30%, 20%, 5%, 10%, 50%, 70%, 90%, बट पासिंग मार्क्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नंबर विच इज लेस देन द टोटल मार्क्स। ये बात तो क्लियर है? ये सिंपल चीज है कि आप पासिंग मार्क्स को कभी भी 100n अज्यूम मत करना, टोटल को अज्यूम करो। पासिंग मार्क्स इज ऑल्सो सम परसेंटेज, किसी भी स्टूडेंट का जो मार्क्स आएगा वो भी कोई परसेंट ही होगा टोटल मार्क्स का। Now let's look at the scenario. A student has to get 40% marks to pass in an examination. So let the maximum marks in the exam be 100n. Passing marks क्या निकल के आएगा? 40%. So 40% of this is simply 40n. Suppose he gets exactly 30 marks and he fails by 30 marks. आपको 30 मार्क्स मिले बट फिर भी आप फेल कर गए, कितने मार्क्स से? 30 मार्क्स से। तो अगर मैं पासिंग मार्क्स के बारे में बात करूं तो वो हो जाएगा 30 प्लस 30 विच इज 60 मार्क्स। यहां पे मेरे पास पास का एक रिजल्ट है इस फॉर्मेट पे, एंड आई ऑल्सो नो पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 60 मार्क्स। कैन आई इक्वेट दीज टू? यस। सो 40n वुड बी इक्वल टू 60 और n वुड बी इक्वल टू 60 by 40।
क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? मैक्सिमम मार्क्स इज 100n और 100 into 60 by 40. Let's simplify this. 150. Option C is your correct fit. क्लियर है क्या? फॉलो कर पा रहे हो? चलो मूविंग ऑन. आप ये क्वेश्चन खुद से बनाओ. टेक इट एज अ होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 10. टेल मी योर आंसर इन द चैट बॉक्स. ये क्या आ रहा है? पास फेल पे ही है. आई होप ये आपसे बन जाएगा. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, सिंपल रखेंगे चीजों को. एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, अ पर्सन इज एबल टू बाई 6 kg राइस, लेस राइस फॉर ₹1200. तो ये उसका बजट था. अब बजट क्या होता है? वो फिक्स्ड होता है. मतलब आप अगर प्राइस इंक्रीज कर दो, किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो आपको अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज आपको इसी बजट पे सर्वाइव करना है. आपको घर से सिर्फ 1200 रुपए मिल रहे हैं. आप उस पर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ राइस खरीदते थे एवरी मंथ, बट सिंस द प्राइस इंक्रीज्ड और आपका तो अमाउंट फिक्स्ड है, वो 1200 ही आएगा, तो आप नेचुरली अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करोगे. अब शायद अगर आप 5 किलो राइस खरीदते थे, नाउ यू विल गो टू 4 किलोज और मे बी 3.5 किलो, समथिंग लाइक दैट. ये बात समझ में आ रही है? व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी? ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल. आई विल अज्यूम द प्राइस टू बी पी एंड कंजम्पशन मींस इतने केजी सी. दिस विल बी इक्वल टू 1200. ये बात समझ में आ रही है? नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस, मतलब अब जो नया प्राइस है वो 25% से इंक्रीज हुआ है. अगर कोई चीज 25% से इंक्रीज हो रही है तो वो कितनी बन जाती है? वो 100% प्लस 25% बन जाती है, विच मीन्स इट बिकम्स 125%. 125% ऑफ पी बन जाएगा ये. तो 125% ऑफ पी, ये पहला वैल्यू आ गया. अ पर्सन इज एबल टू परचेस 6 kg लेस राइस. कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन क्या है? C माइनस 6, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1200. चलो अब जरा इसे सिंपली सॉल्व करते हैं. 125 by 100 इज बेसिकली 5/4. देख, 125 by 100 is 5 times and 4 times. 5/4 of P, and here we have C minus 6. This is equal to 1200. क्या मैं और कुछ कैंसिल आउट कर सकता हूँ? डेफिनेटली आई कैन टेक दिस 5 here. If I simplify with 5, it would be going 2 times, 4 times and 0 times. Now ये 4 को मैं उस तरफ लेके जा सकता हूँ. So PC minus 6P, this is equal to 240 into 4, which is 960. अब मुझे पता है PC की वैल्यू क्या गिवन है? 1200. तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेट करूंगा. 1200 माइनस 960 इज बेसिकली 6P. ये उस तरफ चला गया, ये इस तरफ आ गया. आई होप ये कन्वर्शन आप फॉलो कर पा रहे हैं. दिस इज हाउ मच? 240. 240 इज 6P और दिस इज 40. द प्राइस, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? 40 रुपीज. अगर मैं आपसे अब पूछूं कुछ भी, ओरिजिनल प्राइस विच इज P, विच इज हाउ मच? 40. अगर मैं पूछूं आपसे इंक्रीज्ड प्राइस, तो आप बोलोगे दिस इज 5/4 ऑफ 40, तो दिस इज 50. कंजम्पशन पूछूंगा, वो भी निकाल लोगे. कंजम्पशन कैसे निकालोगे? P इंटू सी इज 1200, वेर आई नो C इज इक्वल टू 1200 बाई P विच इज 40. 30 आ गया. 30 किलोस का कंजम्पशन है. फाइनल कंजम्पशन क्या होगा? 6 से माइनस कर दो. 30 माइनस 6 विच इज 24. तो इस तरीके से ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चन को देखने का. इसका एक फास्टर तरीका भी है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ही फॉलो करो. ये कभी भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा. आप नॉर्मल इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो, आप लॉजिकली चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हो. आप फास्टर कहां पे हो सकते हो? इन चीजों के साथ. कि अगर मैं 125% ऑफ एनीथिंग बोल रहा हूं, तो बेसिकली मैं उसमें 1/4 एक्स्ट्रा जा रहा हूं. तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स एक्स्ट्रा का मतलब है 5/4. ये कुछ चीजें हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी मत करो. ये टाइम नहीं है. अगर आप अभी स्टार्ट करो इन चीजों को, आप यहां से सीखो और इसको इंप्लीमेंट करने पे फोकस करो. मूविंग ऑन, ट्राई दिस क्वेश्चन. वी हैव होमवर्क क्वेश्चन नंबर, इसको 2 बना लेते हैं. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2.
एक होमवर्क क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने दे दिया। क्वेश्चन नंबर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन, आप इसको खुद से ट्राई करो। द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी ऑल्टरनेट ईयर बाई 10%. इट स्टार्टेड विद 2000, ठीक है। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन 2003 एज कंपेयर टू दैट इन 2000 वाज हाउ मच। तो देखो 2000 पे 10% का इंक्रीमेंट, देन 10% का डिक्रीमेंट, फिर 10% का इंक्रीमेंट, क्या होना चाहिए? ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 10 इंक्रीज 10 डिक्रीज इज -1, -1 प्लस 10 इज बेसिकली लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब है इंक्रीज्ड बाय लेस देन 10, लेस देन 10 कितने से? आपको सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, नेट चेंज का फॉर्मूला है। सो -1 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 10 बाई 10, ये आ जाएगा 9, 9 माइनस 0.1 विच इज 8.9। 8.9 पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज बाई 8.9, ऑप्शन ए। तो नेट चेंज का फॉर्मूला भी लिखवा दिया है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आप सर्च कर लेना परसेंटेज चेंज, आपको चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा, उसे देख लेना। 2024 के कोर्स प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा ये जरूर से देख लेना। इन डेप्थ इस पे बात करिए। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लेना। छोटा सा वीडियो है ये, 20-25 मिनट का, बट इनिशियली वो कॉन्सेप्ट सीख लेना इससे। ABC are three numbers such that A is 30% of C and B is 40% of C. So I would assume C as 100, है ना? A is 30%, A is not less than more than 30%, so 30N. B is 40%, so 40N. ये ABC निकल के आ गया। आपसे पूछा रहा A is P% of B, then what is the value of P? आप फॉलो करो, कॉन्सेप्ट यूज करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट्स कीप दिस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन। ट्राई करो, फिगर आउट करो, रिकॉल करने की कोशिश करो क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखा था और उसके बेसिस पे क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, आपको दिखा भी था कि इनिशियली वी ट्राई टू डू दीज मेनी क्वेश्चंस। ट्राई करो, रिस्पॉन्ड करो। Again, very interesting question based on concept of game. Let's call this homework question number 4. Question number 14. Three teams A, B, C played against each other. Equal number of matches. Okay. The following table shows the number of wins. Which of the following statement is correct? A ने कितने matches खेले in total? A has played 6 plus 5, 11 matches. Okay. A has lost 55% of the matches. A ने कितने total matches खेले? देखो A और B जब खेल रहा है तो A 6 विंस कर रहा है, B 4, तो टोटल A और B ने 10 मैच खेले होंगे यहाँ पे। फिर A और C ने भी 10 मैच खेले हैं, तो A ने इंडिविजुअली B के साथ 10 मैच, C के साथ 10 मैच, तो टोटल 20 मैचेस खेले होंगे। A हैज लॉस्ट 55% ऑफ द गेम्स, सो A हैज लॉस्ट, देखो अगर ये तो विन वाला कैटेगरी है, 10 में से 6 जीत रहा है, 4 हार रहा है, 10 में से 50-50 जीत रहा है, तो आउट ऑफ 20 मैचेस A has lost 9 मैचेस, 5 and 4, तो 9/20 करोगे, क्या ये 55% के बराबर आएगा? कभी नहीं आ सकता है, बिकॉज 9 into 20 into 100 will give you 5, 9 5s are 45%, तो ये तो गलत हो गया। B lost 70% of the matches. B पे आ जाओ, B यहाँ पे है और B यहाँ पे है। B ने टोटल कितने मैच खेले हैं? तो B ने टोटल 20 मैचेस खेले हैं। A के साथ 10 मैच, C के साथ 10 मैच, क्लियर? B has lost, so B और C पे C जीत रहा है 8 मैच, तो B ने लूज किए 8 मैचेस, और यहां पे भी B और A के साथ A has won 6 मैचेस, that means B has lost 6 मैचेस, so 8 plus 6 is 14 into 100, 14 into 5 is 70, तो ये आपका करेक्ट है। बट एक बार आप इन दो सिनारियोस को भी चेक कर लेना कि क्या बैठ रहा है। इस पे आपको एक कमांड मिल जाएगा, ये एक नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है। दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग, एंड विद दीज आई होप आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज। दैट्स आवर ऑब्जेक्टिव बेसिकली। Join our Telegram channel because any information, any course related, whatever content we try to bring in the last moment, आप उससे
जुड़े रहो और इन चीज़ों को फॉलो करो। तो इस पे जुड़ना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। All right. So as you know, test series is the only course that we have here. We are providing 10 full length tests plus the PYQ test. और इन टेस्ट में जो QA प्लस LR के क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस पार्ट, दैट इज अगर आप इन क्वेश्चंस को बनाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है विद दिस एक्सपेक्टेड सिनारियो ऑफ सीसैट वो काफी बूस्ट अप रहेगा। इन दो कोर्स पे फॉर 2026 वी हैव स्टॉप्ड द एनरोलमेंट, बट इफ यू आर समवन हु वुड बी अपीयरिंग फॉर 2027 और इफ यू आर समवन जिसको 2026 प्लस 2027 पे अपीयर होना है तो आप फाउंडेशन कोर्स पे एनरोल कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द एनरोलमेंट। फॉर एनरोलमेंट यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप, यहाँ पे कनेक्ट करो and let me know. All right, thank you everyone, take care, bye bye, happy learning.